नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी बहिष्कार का भाग 3 लाई हूँ। तो यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं बहिष्कार भाग 3। गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता, किंतु यह अमानुषिक व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में भी उसे इस बात का दुख न था। ज्ञानचंद की ओर से यूँ तिरस्कृत होने का भी उसे दुख न था। जो ज्ञानचंद नित्य धर्म और सज्जनता के डींगे मारा करता था, वही आज इसका इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ सा जान पड़ता था। उस पर भी उसे लेश मात्र में दुख, क्रोध या ईर्ष्या न थी। उसके मन को सिर्फ एक ही बात आंदोलित कर रही थी, वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वो इस घर की स्वामिनी थी, इसलिए ना कि वो अपने पति के प्रेम की स्वामिनी थी। अब वो इस प्यार से वंचित हो गई थी और अब इस घर में उसका क्या अधिकार था। अब वो अपने पति को कैसे मुंह दिखा सकती है। वो जानती थी कि ज्ञानचंद अपने मुंह से इसके खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं निकालेंगे, पर उसके संबंध में ऐसी बातें जानकर क्या वे उससे प्रेम कर पाएंगे? कदापि नहीं। इस वक्त न जाने क्या समझकर खामोश रहे। सवेरे तूफान उठेगा तो कितने ही विचारशील क्यों न हो, मगर अपने समाज से निकल जाना कौन पसंद करेगा भला। स्त्रियों की दुनिया में कोई कमी नहीं, मेरी जगह हजारों मिल जाएंगी। मेरी किसी को क्या परवाह। अब यहाँ रहना बेहयाई होगी। आखिर कोई लाठी मार कर तो नहीं निकालेगा ना। अब यहाँ रहना बेहयाई है। हयादार के लिए आँख का एक संकेत ही काफ़ी होता है। मुँह से ना कहें, मन की बात और भाव छिपे नहीं रहते, लेकिन मीठी निद्रा की गोद में सोए हुए बच्चे को देखकर ममता के इस आसक्त हृदय को और भी कातर कर दिया। अपने इस प्राणों के आधार को कैसे छोड़ पाएगी वो। शिशु को गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। 3 वर्ष कितने आनंद से गुजरे थे। उसने समझा था कि सारा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक और सुख न था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकल आए। भगवान, अगर तूने मेरी ऐसी ही दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले क्यों ना कर दी। यदि तूने मेरा 3 साल पहले अंत कर दिया होता तो मेरा तेरा धन्यवाद देती। 3 वर्ष तक सौभाग्य के सुरम्य उद्यान में सौरभ, समीर और माधुरी का आनंद उठाने के बाद इस उद्यान को ही उजाड़ दिया। जिस पौधे को अपने प्रेम के जल से सींचा था मैंने, आज वो दुर्भाग्य के पैरों के तले कुचला जा रहा है। ज्ञानचंद की शील और स्नेह की याद आई तो वो रो पड़ी। मधु स्मृतियाँ आ आकर उसके हृदय को कचोट रही थी। अचानक ज्ञानचंद के आने से वो संभल कर बैठ गई। कठोर से कठोर शब्द सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा कर लिया था, किंतु ज्ञानचंद के मुख पर रोष के कोई निशान तक न थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी तक सोई नहीं? जानती हो कै बजे हैं? 12 के ऊपर हो गए हैं। गोविंदी ने सहमते हुए कहा। तुम भी अभी तक नहीं सोए? ज्ञानचंद ने कहा। मैं ना सोऊं तो तुम भी ना सोओ, मैं ना खाऊं तो तुम भी ना खाओ, मैं बीमार पड़ूं तो तुम भी बीमार पड़ जाओ। ऐसा क्यों? अरे, एक जन्म पत्री बना रहा था मैं, कल देनी पड़ेगी ना। पर तुम क्या कर रही थी, बोलो। इन शब्दों में इतना सरल स्नेह था, क्या तिरस्कार के भाव इतने ललित शब्दों में जाहिर हो सकते हैं?
शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया, अवकाश न मिला होगा उसे। लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी देर से क्यों आए? भोजन क्यों नहीं किया? मुझसे बोले तक नहीं, आंखें लाल हो रही थी, मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या यह संभव है कि इनका गुस्सा शांत हो गया हो? यह संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ रही है? पत्थर पर धूप जमी। गोविंदी कुछ निश्चय नहीं कर सकी, और जिस भांति ग्रह विहीन पथिक वृक्ष की छांव में मजे से पांव पसार कर सोता है, उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चिंत बना देती है, उसी तरह गोविंदी मानसिक व्यग्रता से स्वस्थ हो गई थी। मुस्कुराकर स्नेह मृदुल स्वर में बोली, तुम्हारी ही राह देख रही थी। यह कहते हुए गोविंदी का गला भराया। व्याध की जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है? ज्ञानचंद ने खाट पर बैठकर कहा, झूठी बात, नित्य तो मुझसे पहले ही आकर सो जाती हूँ। 1 सप्ताह गुजर गया था, पर ज्ञानचंद ने गोविंदी से कुछ न पूछा और न उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ा। अब आगे देखते हैं क्या होता है बहिष्कार भाग 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।